आइए पार्ट 4 में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को लेते हैं। ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है और इस इनइक्वालिटी से जो रीजन रिप्रेजेंट होगा दो कर्व से बाउंडेड, उसका एरिया निकालना है। इस इनइक्वालिटी को अगर हम सेपरेट करें तो ये लिखा हुआ है y ग्रेटर और इक्वल टू मॉड x माइनस वन एंड y लेस और इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ग्रेटर का मतलब एबव, लेस का मतलब बिलो। तो ये इनइक्वालिटी कह रहा है कि जो भी रीजन है वो y इक्वल टू मॉड x माइनस वन कर्व के ऊपर होना चाहिए, और ये इनइक्वालिटी कह रहा है कि जो भी रीजन होगा वो y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर होना चाहिए। अब ये y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर ये कौन सा कर्व है? ऑब्वियस है कि y पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट से निकल के आया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सर्किल का एक पार्ट आ रहा है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है √5, और सर्किल का कौन सा पार्ट जिसके लिए y पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस के ऊपर। तो हमें इस पूरे फंक्शन के ग्राफ को ड्रा करते हैं और देखते हैं कि जिस एरिया को हमें निकालना है वो एक्चुअली में कौन सा एरिया है। तो उसके लिए हमें एक सर्किल ड्रा करना होगा जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस √5 होगा, और साथ में हमें एक लाइन ड्रा करना होगा अ, एक लाइन ड्रा करना होगा और साथ में y इक्वल टू मॉड x माइनस वन को ड्रा करना होगा। मॉड x को 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। 1 यूनिट मॉड x को शिफ्ट करने के बाद कुछ मॉड x का ग्राफ इस तरह से दिखेगा। तो मॉड x माइनस वन और सर्किल दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए लाइंस और सर्किल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लाइंस और सर्किल के इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो उसके लिए लाइन का इक्वेशन देखते हैं। इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स माइनस वन। सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इस सर्किल का इक्वेशन पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। पॉइंट्स का नाम मान लेते हैं, इसको ए, इसको ओरिजिन, इसको बी, इसको सी। लेकिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को निकालने से पहले ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो बेसिकली हमें एरिया निकालना है जो y इक्वल टू मॉड x माइनस वन के ऊपर हो और सर्किल के नीचे इन दोनों से बाउंडेड हो, यानी ये एरिया निकालना है। ठीक है, इस एरिया को हमें निकालना है। तो हम पहले ए बी सी के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। सर्किल और किसी भी लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस लाइन की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो y की जगह पे x माइनस वन रख देते हैं, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 5। सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू 5। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस फोर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस टू और एक माइनस वन। तो x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू माइनस वन क्या करेंगे तो ऑब्वियसली है कि ये हमारा माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम y इक्वल टू वन माइनस सिक्स और सर्किल को सॉल्व करें तो हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और हमें नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करना होगा। तो हमारा जो नेगेटिव रूट होगा
-1 वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। अब हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। ए बी सी के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए पहले ए पॉइंट को टारगेट करते हैं। तो x की जगह पे -1 रख देंगे लाइन के इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, 2, और सी के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए x की जगह पे 2 रख देंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, 1, और ये ओरिजिन होगा 0, 0। बी का कोऑर्डिनेट पता है, मॉड का वर्टेक्स 1, 0। ओके, अब ये एंगल हमें पता है कि 90 है। अच्छा, एक काम करते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ए और सी को ज्वाइन करने के बाद ये एक सेक्टर बन जाएगा, सर्कुलर सेक्टर ए ओ सी। ए ओ सी से जो सर्कुलर सेक्टर बनेगा, सर्कुलर सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले से ये पूरा एरिया आसानी से निकल सकता है। सर्कुलर सेक्टर का एरिया होता है एंगल सबटेंडेड इंटू r²/2। रेडियस हमें पता है, ओ सी और ओ ए रेडियस हो जाएगा। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम ओ ए सी का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो एक बार जब हम इस एरिया को निकाल लें और फिर इसमें ए बी सी ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, इस एरिया को हमें अलग से नहीं फाइंड करना है, हमें सेक्टर के एरिया में से ओ ए सी को माइनस करना है। ठीक है, डिस्टेंसेस निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस कितना होगा, बी सी का डिस्टेंस हो जाएगा 2, 1, 1, 0 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज √2 - 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 √2। एंड देन बी सी के बाद ए बी का डिस्टेंस ये हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन -1, 2 एंड 1, 0, -1 -1, that is 2 square 4, और 2 - 0 whole square, that is again 4, 2√2। ए बी और बी सी का एरिया हमें मिल गया है। ए बी और बी सी के एरिया के हेल्प से हम ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, √2 इंटू 2√2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एरिया ए बी सी का ये आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। ए बी सी का एरिया आने के बाद फिर हम लोग निकालते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए सी, इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि सेक्टर में से इसके एरिया को हमें माइनस करना है। ओ ए सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस और हाइट ये हमें पता होना चाहिए। बेस और हाइट निकालने के लिए हमें फिर देखना होगा कि ये एंगल कितना होगा। अगर हम ये एंगल निकाल लें तो इस एंगल की जरूरत पड़ेगी हमें तब भी जब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो एक बार हमें इस ट्रायंगल में बेस और हाइट नहीं पता है। ठीक है, ये बेस और हाइट नहीं पता है, तो पहले हम टारगेट करते हैं कि हम ये एंगल निकाल लें। इस एंगल को निकालने के लिए ए का कोऑर्डिनेट पता है, ओरिजिन पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम स्लोप निकाल के देख सकते हैं कि ये एंगल tan थीटा के फॉर्मूले से कितना आएगा। तो ओ ए सी का एरिया निकालने से पहले ये देखते हैं कि स्लोप ओ ए का कितना आ रहा है। ओ ए का स्लोप कितना आएगा, y2 - y1 अपन x2 - x1, 2 - 0 अपन -1, तो ये जगह -2। और स्लोप ऑफ ओ सी कितना आएगा, स्लोप ऑफ ओ सी हो जाएगा अगेन y2 - y1 अपन x2 - x1 करेंगे तो 1 - 0 अपन 2 - 0, दैट इज 1/2। क्लियरली दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -1। प्रोडक्ट दो लाइंस का स्लोप का -1 है, यानी परपेंडिकुलर है, तो ये π/2 आ गया और ये भी π/2 है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए ओ सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ, और बेस को ओसी मान सकते हैं, और ये √5 हो जाएगा, और हाइट हमारा हो जाएगा ओ ए। इस ट्रायंगल में ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री अगेन है। तो ये फिर से √5 आ गया, तो ओ ए सी का एरिया आ गया 5/2। अब ओ ए सी का एरिया आ गया 5/2, ए ओ बी का एरिया आ गया
AOB का एरिया हो गया हमारा 2, OAC का एरिया आ गया 5/2। अब सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ये होता है, सर्कुलर सेक्टर कौन सा, सर्कुलर सेक्टर OAC, इसका एरिया हो जाएगा रेडियस स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। रेडियस स्क्वायर आ जाएगा 5/2, थीटा हो जाएगा पाई/2। तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा 5 पाई/4। अब हम आसानी से रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें जो एरिया निकालना है, बेसिकली हम एरिया निकालना है मॉड और मॉड के ऊपर और सेमी सर्किल के नीचे वाला जो एरिया है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। और ये रिक्वायर्ड एरिया होगा सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, that is 5/2, and then plus area of triangle ABC। सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 5 पाई/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट। 5/4 माइनस 1/2 पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y इक्वल टू mx प्लस c है, फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास करेगी, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका फोकस 1,0 होगा। तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी m प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि यही लाइन जो है वो इस हाइपरबोला को टच कर रही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, टेंजेंसी का कंडीशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों ही 4 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4। अगर हमें स्लोप से मतलब है तो हम c को एलिमिनेट कर देंगे। c को एलिमिनेट करने के लिए पहले इक्वेशन से c की वैल्यू रख देंगे, तो यह जाएगा माइनस m होल स्क्वायर। ये m स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4, जो कि आ जाएगा सिंपली 3m स्क्वायर इक्वल टू 4, देन m स्क्वायर इक्वल टू 2/3। सो m इक्वल टू प्लस और माइनस √2 m स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 4/3 है, तो यह आ जाएगा 2/√3 प्लस माइनस 2/√3 प्लस माइनस 2/√3। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सेट है जिसमें 1 से लेके 2022 तक के इंटीजर्स हैं। अब सेट ए में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसके एलिमेंट्स ए और बी दोनों ही सेट एस से लिए जा रहे हैं। बी और 2022 का HCF 1 है, यानी बी और 2022 ये को प्राइम नंबर्स है। अब इसके बाद कर रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है अल्फा कॉमा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा दोनों सेट एस से लिए जा रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी की अल्फा बीटा वो सेट ए में बिलोंग करता है। तो सेट ए में कितने टोटल होंगे ये हमें निकालना होगा। सेट ए में कितने होंगे टोटल एलिमेंट्स, तो देखते हैं। सेट ए में के एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए और बी दोनों सेट एस से लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये निकालते हैं कि अ, अगर ए और बी दोनों सेट ए और बी दोनों ही सेट एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो बी जरूर हमारा 2022 के इक्वल या उससे छोटा होगा। और क्वेश्चन में कर रहा है कि एचसीएफ जो है 2022 और बी का ये 1 आना चाहिए, यानी ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो हम देख लेते हैं कि 2022 से छोटे कितने इंटीजर्स हैं।
नेचुरल नंबर्स जो 2022 के साथ को प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ को प्राइम इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 2022 that is the number of values of b is equal to 2022 into 2022 के हमें फैक्टर्स करना होगा और इसके फैक्टर्स में देखेंगे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है। जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनको हम लिखते चलेंगे। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम आपको अलग से वीडियो बना के कर देंगे। फिलहाल हमें 2022 का फैक्टराइजेशन करना होगा, तो एक तो फैक्टर 2 होगा, 2 इंटू 1011 और 1011 3 से डिविजिबल है, तो एक और फैक्टर हो जाएगा 3 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 7 जा 22। अब ये 337 इसका फैक्टर होगा या नहीं, इसके लिए हमें देखना होगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। 337 ये प्राइम नंबर है या नहीं चेक करने के लिए हमें पता है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर है तो वो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के फॉर्म में ही होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी नंबर इन फॉर्म में है वो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो जरूर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम 1 कम कर दें तो ये 6 से डिविजिबल आ जाएगा, इसका मतलब ये इस फॉर्म में है, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। प्राइम नंबर अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो सकता है तो उसको कंफर्म करने का एक तरीका है कि हम देखेंगे कि जस्ट इससे इस नंबर से बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 18 का स्क्वायर आता है 324 और 19 का स्क्वायर होगा 361। तो 19 का स्क्वायर 361 18 इस नंबर से जस्ट बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि 19 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनकी लिस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या उन प्राइम नंबर्स से ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 19 से छोटे प्राइम नंबर 17, फिर आ जाएगा 13, फिर 11, फिर ये आ जाएगा हमारा 7 एंड देन ये 5, फिर 3 2। क्या ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये किसी से भी डिविजिबल आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमें बस ये 7 प्राइम नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं आएगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। तो हमें फर्दर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखना है कि कितने इंटीजर्स होंगे 2022 से छोटे जो कि 2022 के साथ को प्राइम नंबर हो सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b इज इक्वल टू 2022। एक प्राइम नंबर आ रहा है 2, फैक्टराइजेशन में एक प्राइम नंबर आएगा 3 और एक प्राइम नंबर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 337। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कि आपको नंबर ऑफ को प्राइम पेयर्स के लिए आपको एक दूसरा इंटीजर फाइंड करना हो, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि प्राइम नंबर्स का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2022 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 336 अपॉन 337। 2 2 कैंसिल, 3 1 1 2 और एंड देन अगेन ये 337 इससे कैंसिल हो जाएगा और 337 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी जिसके साथ हम 2022 को प्राइम मान सकते हैं वो होगा 6 इंटू 112। ठीक है, अब बी की कितनी पॉसिबिलिटी हमें मालूम चल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो इसमें ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर होंगे जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब कि कितने ऑर्डर पेयर्स रहे होंगे ए में, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन सेट ए कैसे निकालेंगे। तो ए पहले एलिमेंट को सेट करने के लिए
सारे ऑप्शंस खुले हुए 2022, और दूसरे एलिमेंट बी को सेट करने के लिए जो ऑप्शंस खुले हुए हैं वो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 112, ये हमारे पास ये आ गई। सेट ए में कितने ऑर्डर पेयर्स हैं टोटल? अब कह रहा है ये तो सेट ए के ऑर्डर पेयर्स हो गए। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू एस। अब ये अलग से एक ऑर्डर पेयर बना रहा है जो कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, और अल्फा बीटा दोनों ही एस से होना चाहिए, अल्फा बीटा दोनों ही सेट एस से होना चाहिए। तो अल्फा के पास भी 2022 चॉइस है, बीटा के पास भी 2022 चॉइस है। कितने ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा के फॉर्म में? तो 2022 इंटू 2022। अब कह रहा है कि अगर हम कोई पेयर चूज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एन ऑर्डर पेयर सच दैट ऐसा सेलेक्टेड देन प्रोबेबिलिटी कि वो ए में हो। तो प्रोबेबिलिटी ए में तभी होगी जब वो इतने जो ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं इनमें से कोई हो। तो ये हमारा आंसर जो आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल होगा। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 112/337, ये आंसर 112/337। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और एक सर्किल को टच कर रहा है। तो कुछ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम मालूम है हमें कि अगर दो लाइंस के इंटरसेक्शन से जाने वाली कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, जहाँ L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये फैमिली ऑफ लाइंस का कोई मेंबर है। तो फैमिली ऑफ लाइंस के मेंबर लाइंस का इक्वेशन लिखा हुआ है bx प्लस 10y - 8। तो इन दोनों लाइन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में हम इस तरह से मान सकते हैं। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है वो 1,1 से पास कर रही, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी b प्लस 10 - 8 प्लस लैम्डा इंटू -1 = 0। सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा b प्लस 2 माइनस लैम्डा = 0। ये हमारे पास लैम्डा और b में रिलेशन आ गया। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है। तो सर्किल का सेंटर है 0,0 और सर्किल का रेडियस है 4/√17। तो अगर टच कर रहा है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, मॉड ax1 और प्लस by1 प्लस c √a² प्लस b² = r। यहाँ पर हमारा x1 y1 दोनों ओरिजिन है क्योंकि हम सेंटर से डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो मिलिए हमारे पास c आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले को हम लगाएं तो कांस्टेंट टर्म इस लाइन के इक्वेशन में क्या आएगा, क्योंकि हम x1 y1 को 0 रखना है तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे जिसमें x और y है। तो -8 आएगा कांस्टेंट टर्म। तो ये आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ c, यानी 8 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। a² a कितना है, a हो जाएगा x का कोफिशिएंट। तो x का नेट कोफिशिएंट यहाँ पर, x का नेट कोफिशिएंट x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो नेट कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा b प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस y का नेट कोफिशिएंट दैट इज 10 - 3 लैम्डा होल स्क्वायर। और ये इक्वल होगा सर्किल के रेडियस के, क्योंकि ये लाइन जो है वो सर्किल को टच कर रही है। तो रेडियस कितना होगा, हो जाएगा 4/√17। अब हमें कैलकुलेशन करना है और हमें निकालना है इसकी वैल्यू। बी के टर्म में कुछ पूछ रहा है तो लैम्डा को एलिमिनेट करना है। जहां भी लैम्डा में दिख रहा है वहां पर हम b+2 रख देते हैं। तो लैम्डा की जगह पे b+2 रखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट लैम्डा b+2 हो जाएगा। ये आ जाएगा b+2b+4, लैम्डा को b+2 रख दिया, प्लस लैम्डा को b+2 रख दिया, -3b
-6 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/√17। फिर इसको थोड़ा और देखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो ये 4 से 8 कैंसिल हो रहा है, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी करते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारा 3b + 4 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 - 3b होल स्क्वायर इक्वल टू 17 × 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर जब हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करें, तो ये 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ 9b² + 16। ठीक है, इक्वल टू ये आएगा हमारा 17 × 4, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्लियरली आंसर आ जाएगा 34। ये आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट्स 0 या 1 है, और सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स का होना चाहिए, शुड बी प्राइम नंबर। तो अगर हम 0 और 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं और टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? सम की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तब जब सारे एलिमेंट्स 1 होंगे, और उस केस में 9 टाइम्स 1 को ऐड करना होगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन साथ में कह रहा है कि सम जो है वो मैक्सिमम नहीं है, सम कह रहा है कि वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर है तो मैक्सिमम से कम ही होगा। ठीक है, 9 हो नहीं सकता है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। तो सम क्या क्या हो सकता है, सम की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है? पॉसिबिलिटी जो आ रही है सम की, वो एक तो हो सकता है सम हमारा सम प्राइम नंबर होना चाहिए तो 2 आ सकता है सम, और दूसरा सम हो सकता है 3, फिर 5, फिर 7, 4 ही पॉसिबिलिटी है। अब 9 एलिमेंट्स को हमें रखना है, सब सारे एलिमेंट्स का अलग अलग प्लेस होता है उनके पोजीशन के कारण। सम 2 कैसे आएगा? जब हम 9 प्लेस में से कोई भी 2 प्लेस सिलेक्ट करके उन दोनों प्लेस पर 1 रख दे, और बाकी बचे हुए 7 प्लेस में से 7 प्लेस को सिलेक्ट करके वहां पर 0 रख दें। तो दूसरे वर्क को करने का एक ही तरीका होगा। सिमिलरली मैट्रिक्स के 9 प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेस सिलेक्ट करके वहां पे 1 रख दे, और बाकी बचे हुए 6 प्लेस में से सभी को सिलेक्ट करके वहां पे 0 रख दें, एंड सो ऑन। अगर इसको लिखे तो हमें मालूम चलेगा कि टोटल जो मैट्रिक्स बन सकता है वो होगा 9c2 प्लस 9c3 प्लस 9c5 प्लस 9c7। अब इसका जो सम आएगा वही टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनके एलिमेंट्स का सम प्राइम नंबर आएगा, मालूम चल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना है। तो ये पहला जो है 9c2, ये कितना होगा? तो 9 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 कंजिक्यूटिव डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस 9c3, 9 से स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, दैट इज 3 × 2 × 1। फिर 9c5 हमें पता है कि NCR ये इक्वल होता है NCN-R के। तो लोअर सफिक्स हम लोग चाहते हैं कम हो जाए, तो 9c5 9c4 के इक्वल होता है, तो 9c4 से निकालते हैं, 9 से स्टार्ट करेंगे और 4 कंजिक्यूटिव और फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर से ये 9c7 है जो कि 9c2 ही होता है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 9 जा 72, और यहाँ पर देखते हैं 6 है तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, और 12 7 जा 84, और यहाँ पे आते हैं 4 2 8 कैंसिल, 3 2 जा 6, और 7 2 जा 14, 14 9 जा 1 2 6। सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करेंगे तो 6 4 2, ये हो जाएगा 12 2 कैरी 1 3 8 11 और 7
18 कैरी 1 282। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर 282। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वीएन मेथड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें जनरल टर्म लिखना होगा, डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो पहले हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म होगा 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। चेक कर लीजिए, n अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ऐसा ही कुछ दिया है 2 3 4। तो ये हमारा है पहला टर्म, ये दिया है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़े, ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये लास्ट जो है वो किस नंबर का टर्म होगा। तो पहले टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर है ये 2 है, दूसरे टर्म का फर्स्ट फैक्टर 3 है, तो लास्ट फैक्टर का फर्स्ट फैक्टर चूंकि 100 है, इसका मतलब कि लास्ट टर्म जरूर किस नंबर का टर्म रहा होगा, 99 नंबर का टर्म रहा होगा। तो टोटल 99 टर्म्स को हमें सम करना है, ठीक है। तो हम टीएन को डिफरेंस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसकी डिफरेंस फॉर्म को तोड़ने के लिए क्या होता है कि लास्ट और फर्स्ट फैक्टर का हम डिफरेंस देखते हैं। तो लास्ट फर्स्ट का डिफरेंस यानी n+3 और n+1, इसका डिफरेंस आता है 2। तो टीएन में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर न्यूमरेटर में लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लिख देंगे, यानी 2 को ही लिख देंगे। और फिर से जो टीएन का डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे, और एक डिफरेंस जैसा हमें दो टर्म दिख जाएगा। तो जैसे ही हमें डिफरेंस जैसा दो टर्म दिखेगा, हम पहले वाले टर्म को वीएन मान लेंगे, एन का एक फंक्शन वीएन मान लेंगे। तो पहला टर्म क्या होगा, जब इस पूरे डिनोमिनेटर को इसके साथ सेपरेट करेंगे तो n+3 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा n+1 इंटू n+2 माइनस n+1 कैंसिल होगा, n+2 इंटू n+3। ठीक है, अब ये n+1 इंटू n+2 है और ये n+2 इंटू n+3 है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जहां जहां n है वहां वहां n+1, इसमें जहां जहां n है वहां वहां n+1 करने पर ये आ जा रहा है। इसका मतलब कि अगर हम इस पूरे पहले टर्म को कुछ vn बोल दें, तो ये दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, vn+1। इसका मतलब tn किस फॉर्म में आ गया, tn आ गया vn-vn+1। ये तो अगेन इतना करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा tn vn-vn+1/2 के फॉर्म में आ गया है, तो सारे टर्म्स को फिर से रीराइट करते हैं। तो t1 जो है यानी ये टर्म, पहला टर्म को लिख सकते हैं 1/2 v1-v2, t2 आ जाएगा 1/2 v2-v3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म 99 टर्म ये आएगा 1/2 v 99 माइनस v 100। सबको ऐड कर देंगे तो हमें सम मिल जाएगा, और सम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अपॉन 101, और ये आएगा 1/2। ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा v1 माइनस v100। तो v1 क्या है, v1 देखने के लिए ये हमारा vn लिखा हुआ है। इस vn में जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देंगे, तो v1 हो जाएगा 1 अपॉन n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/2 इंटू 3 v1 हो गया। और v100 के लिए n की जगह पे 100 रख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा है vn। ठीक है, ये vn है। तो हम लिखते हैं कि 1/2 v1 कितना होगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 3, और v100 कितना होगा, n की जगह पे 100 रखेंगे तो 101 इंटू 102। ये दिया है k/101। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 102 101 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें 34 से भी ये हमें निकालना है, 34 इंटू के। तो ठीक है, 34 इंटू के ये आ जाएगा, 34 से भी मल्टीप्लाई करना है
और 101 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली हमें 34 और 101 से मल्टीप्लाई करना है। तो 34 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 बाई 101 टू 102। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये फाइनली जो भी यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर आएगा वो 34 इंटू के की वैल्यू होगी। ऊपर लिखते हैं तो 34 इंटू के की वैल्यू क्या आएगी। 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 अगर हम कॉमन ले लें और ये 3 से डिविजिबल भी है तो ये 6 ही कॉमन आ जाएगा पूरा। तो अगर हम 6 कॉमन ले लें, ये 6, तो 34 इंटू के ये आ जाएगा 34 इंटू 101 अपॉन 2। पहले से ही है 6 कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 माइनस 1 अपॉन 101, और इसमें से 102 में अगर हम 6 कॉमन ले लें तो 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42 17। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 2 से डिविजिबल होगा, ये 17 होगा। 34 इंटू के 17 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 17। अगेन सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 1717 अपॉन 6 इंटू 1716 अपॉन 1717। दोनों कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर हमें मिलेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 34 इंटू के इक्वल टू 6 से इसको कैंसिल कराते हैं। 6 2 जा 12 और 5 8 6 जा 48 3 6 6 जा 20 6 6 जा 36। ये आंसर हो गया हमारा 286। इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर 286 है। इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन ये मिला है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये A1 A2 A3 ये सब AP है, और अगर हम सारे टर्म्स को इस सिग्मा को ओपन करें तो R की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आएगा A1/2, R की जगह पे 2 रखेंगे तो ये आएगा A2/2 स्क्वायर, A3/2 क्यूब। ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं और इस पूरे का सम है 4। तो इसमें AP और GP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करके सीरीज बना है। कंफर्म है कि ये AGP है। AGP का सम दे दिया है, तो AGP के सम के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। AGP में GP का जो कॉमन रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो पहले स्थान को खाली रख देते हैं और GP का कॉमन रेशियो है 1/2। 1/2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा A1/2 स्क्वायर, फिर A2/2 क्यूब। क्योंकि 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब बन जाएगा, और इसको शिफ्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा A3/2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म, और इसको हम लिखेंगे 4/2 यानी 2। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, ये A1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस A1/2 स्क्वायर प्लस A3/A2/2 क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। डिफरेंस से मिलने वाले टर्म्स जीपी में होते हैं, AGP की खासियत होती है। तो ये सारे डिफरेंस से मिल रहे हैं और ये हमारा बिना डिफरेंस का आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि ये A2 माइनस A1 है, ये A3 माइनस A2 है, तो सब कॉमन डिफरेंस होता है। अगर इसे B का कॉमन डिफरेंस D मान लिया जाए तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हम लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, वो कॉमन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं A1/2 प्लस D कॉमन ले लिया, 1/2 स्क्वायर भी कॉमन है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, और ये इनफाइनाइट तक, ये इक्वल टू आ गया 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A1/2 और प्लस D/4
और ये इनफाइनाइट जीपी का सम 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a1/2 प्लस d/4 इंटू 2 आ जाएगा इक्वल टू 2। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा a1 प्लस d इक्वल टू 4। a1 प्लस d इक्वल टू 4 और a1 ap का फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, a1 प्लस d करने पर 4 आ रहा है, यानी सेकेंड टर्म 4 आ गया, यानी a2 4 आ गया। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है 4a2 क्या है। तो सेकेंड टर्म 4 है, 4a2 यानी 16 इज आवर आंसर। तो हमने मेंस में आए हुए लगभग जितने क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मिले थे सबको डिस्कस कर दिया है। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। जरूरत पड़े रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस को एक बार पहले से खुद ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जेई के पेपर के डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।